हेलो एंड नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेटिंग मासेस में एक्सप्लेन्ड इजी विद मी सीए नेहा कांचला। आज हम एज वी नो सीए फाइनल एंड सीए आईपीसीसी एंड सीए फाउंडेशन वगैरह के एग्ज़ाम्स नवंबर में हैं और डेट शीट भी आ गई है, तो रिवीजन के लिए मैंने ये लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। दिस इज़ अबाउट इंडेस के सारे लेक्चर्स आई होप कि 2-3 दिन में अपलोड कर दूँगी बैक टू बैक। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यू डोंट लैग बिहाइंड इन मेकिंग द बेस्ट ऑफ द रिविजन्स विच यू कैन डू। एक एक इलस्ट्रेशन प्रॉपरली सॉल्व करेंगे एंड इट वुड बी वेरी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, सो इट्स बेस्ट फॉर योर रिविजन एंड स्टफ। तो आज हम स्टार्ट करें इंडेस 7, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो क्या है, मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो होती क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हमको डिटेल बताती है किस तरीके से कैश जनरेट होता है एक कंपनी के अंदर और किस तरह से कैश अप्लाई होता है। सो बेसिकली जनरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश फ्लो इज़ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो बेसिकली कैसे होता है ये देख लेते हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस होता है, उसके अंदर हम जितना भी कैश जनरेट करते हैं वो ऐड कर देते हैं, जितनी भी कैश पेमेंट्स होती हैं वो माइनस कर देते हैं। जनरेशन ऐड हो जाएगा, पेमेंट माइनस हो जाएगी। तो ये रिकंसाइल करने पर हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए हमारी बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं इंड एस में क्या क्या हमको दिया हुआ है। कितने तरीके के कैश फ्लोज होते हैं? बेसिकली 3 तरीके के कैश फ्लोज होते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? इंड एस 7 का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। जो भी हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं, पिछले साल में चेंजेस हुए हैं, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। टू असेस एबिलिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कंपनी की एबिलिटी बताता है कैश जनरेट करने में। टू अंडरस्टैंड टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ देयर जनरेशन, हमें समझाता है कि किस टाइम पे और किस तरीके से फंड्स जनरेट हो रहे हैं। बेनिफिट्स क्या हैं? कैश फ्लो के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? हमें लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी की इन्फॉर्मेशन देता है कि एक कंपनी कितनी लिक्विड है और कितनी सॉल्वेंट है। ठीक है, कंपनी की एबिलिटी क्या है कैश मैनेज करने में, हमें बताता है और कंपेयर करवाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी भी बताता है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू, और एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट एंट्रीज का कंपैरिजन देता है। स्कोप क्या है? स्कोप है कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो मस्ट बी प्रिपेयर्ड in accordance with the requirement of this standard, that is in accordance with the requirement of Ind AS 7। और हर कंपनी बनाएगी, ऑल कंपनीज मस्ट प्रिपेयर, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट होता है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट कर दीजिए, कुछ इलस्ट्रेशन हो आपके पास जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही हो वो कमेंट में दे दीजिए। उन सबको मिलाकर, जैसे अगर काफ़ी सारे बच्चों की आ गई या कम बच्चों की भी आई तो उन सबको मिलाकर मैं एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ वीडियो बना दूँगी। डेफिनेशंस देख लेते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक एंड डिमांड डिपॉजिट्स। कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हाईली लिक्विड होती हैं, जिन्हें जल्दी से हम कैश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स 90 डेज़ का टाइम है, 90 डेज़ के अंदर अंदर जो एन कैश हो जाती हैं। ठीक है, 90 डेज़।
कैश फ्लो का मतलब इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। जिस बिजनेस में कंपनी है वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उस कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कुछ एक्वायर करना या कुछ बेच देना, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स है और बैंकिंग से रिलेटेड है। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी चेंज इन द साइज ऑफ इक्विटी एंड बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी। शेयर्स इशू करें वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लॉन्ग टर्म डेट पे कर दिया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 1, हमें इस इलस्ट्रेशन में बताना है फाइंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एज पर इंड AS 7। कौन कौन से कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं एज पर इंड AS 7? FD विद बैंक, इंटरेस्ट रेट है 12%, टाइम है 3 years। बताइए, कमेंट में लिख दीजिए क्या होगा। FD विद बैंक 10%, टाइम पीरियड है 2 years और आने वाले 3 महीनों में मैच्योर हो रही है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 1 जनवरी को एक्वायर करे थे, अप्रैल में रिडीम हो रहे हैं सेम ईयर में। क्या ये कैश और कैश इक्विवेलेंट होंगे या नहीं होंगे? बैंक बैलेंस इंडियन बैंक में, बैंक बैलेंस इंटरनेशनल ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक में और बैंक बैलेंस इंटरनेशनल बैंक्स आउटसाइड इंडिया में। क्या ये कैश इक्विवेलेंट होगा? बैंक OD पेबल ऑन डिमांड, ट्रेजरी बिल, टाइम 90 days टू मैच्योरिटी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी 3 साल की थी FD की, सो इट इज़ नॉट अ कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश इक्विवेलेंट। सेकंड था मैच्योरिटी 2 साल थी, 90 दिन की मैच्योरिटी होगी तभी वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और कैश इक्विवेलेंट में आएगी, चाहे वो कभी भी मैच्योर हो रही हो, पर मैच्योरिटी 90 दिन नहीं थी, 2 साल थी, नॉट अ कैश इक्विवेलेंट। थर्ड था हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मैच्योरिटी 90 दिन से ज़्यादा थी, 1 जनवरी से 30 अप्रैल, 120 days हो गए, नॉट अ कैश और कैश इक्विवेलेंट। कोई भी बैंक बैलेंस इंडियन बैंक में हो, इंटरनेशनल ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक में हो या आउटसाइड इंडिया हो, सारे कैश और कैश इक्विवेलेंट में आएंगे। ओवरड्राफ्ट कैश इक्विवेलेंट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश इक्विवेलेंट। एंड ट्रेजरी बिल जिसका मैच्योरिटी डेट 90 days था, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। क्लियर? कुछ समझ में नहीं आएगा कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बेटर समझा दूंगी। सेकेंड इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उसका बिजनेस है मोबाइल फ़ोन ट्रेडर है वो। अब बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए। रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ मोबाइल फ़ोन्स क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नहीं है? परचेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नहीं है? सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज़, एडवर्टाइजमेंट, क्रेडिट सेल्स, amount received from repair of mobile phones, loss due to decline in the market value of closing stock, payment to suppliers of mobile phone, depreciation of furniture, interest paid on cash credit facility, profit on sale of old computer and printer in exchange of new laptop and printer, advance received from customers and GST paid। सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला जो कि हमें रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ मोबाइल फ़ोन्स था, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। परचेजेस थी, एक्सपेंस है रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन, कैश आउटफ्लो होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सैलरी पे करी थी, कैश आउटफ्लो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। क्रेडिट सेल्स कभी भी पार्ट नहीं होती, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट भी सेम आएगा,
ठीक है। एडवर्टाइजमेंट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रेवेन्यू फ्रॉम रिपेयर्स, यस, मोबाइल का बिजनेस है, मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। नो कैश फ्लो, नो कैश फ्लो विल नॉट बी अ, जब जहाँ पे कैश फ्लो ही नहीं है, ना इनफ्लो है ना आउटफ्लो है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। दिस इज़ लॉस ड्यू टू डिक्लाइन वाला पॉइंट है ये, इसके अंदर भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिक्लाइन हुई है बट कोई कैश का लेन देन नहीं हुआ इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट टू सप्लायर। पेमेंट टू सप्लायर इज़ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्योंकि सप्लायर मोबाइल फ़ोन सप्लायर है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर एंड प्रिंटर नॉन कैश है क्योंकि एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। बाकी एडवांस रिसीव्ड है तो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और जीएसटी मोबाइल से रिलेटेड बिजनेस में हमने दिया है तो कैश आउटफ्लो हुआ है, तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इसके हिसाब से अब हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड पूरी कोशिश करूँगी कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कर दूँ कंप्लीट, और उसके बाद इलस्ट्रेशंस देख लेंगे। और आपके पास अगर कोई इलस्ट्रेशंस हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही है, जिनका सॉल्यूशन आपको चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। 100% आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू send to me. So thanks for watching. Like, share and subscribe. All the best for your exams. Do really well.